Hello students, today we discuss our previous topic and we continue that topic, that is chemical properties of metals. हमने इससे पिछले वीडियो में दो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि वाटर के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्शंस के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के लिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स में आपके पास कौन कौन हो सकते हैं? आपके पास डाइल्यूट HCl हो सकती है, आपके पास डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है। इस तरह की जो एसिड्स हैं जिनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है, इनके साथ मेटल्स की रिएक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एक बहुत लिस्ट रिएक्टिव जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, वो तो बिल्कुल ही नोबल मेटल हैं, वो तो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। लेकिन लीस्ट रिएक्टिव में भी आपका कॉपर है, लेड है। ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनका हमारी इस रिएक्शन पर यानी कि डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन के साथ किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी, और जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनके साथ हमारे जो डाइल्यूट एसिड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक बार देखते हैं जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे मोर रिएक्टिव मेटल कौन हो गए? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये जब किसी डाइल्यूट एसिड, सपोज डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो सल्फेट्स बनते हैं। HNO3, वन मोर, एक और मिनरल एसिड है HNO3, अगर उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रेट्स बनाते हैं। विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स का एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व देता है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आप हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन कैसे पता करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि जो इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। देखिए, वैसे तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको और भी बाद में करवाएंगे या हमने फर्स्ट चैप्टर में किया भी होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूं, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन, सपोज ये एग्जांपल है मेरे पास, जब मैं किसी रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करवा रही हूं और मुझे उसका मेटल सॉल्ट मिल रहा है, दीज आर मेटल सॉल्ट्स, ये मेटल सॉल्ट्स हैं, मेटल सॉल्ट मिल रहा है और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होने पर मुझे पता कैसे चलेगा? सबसे पहली बात, इस एक्वस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस के क्या निकलेंगे? बबल्स निकलेंगे, और उन बबल्स के पास अगर मैं कोई लाइटर या फिर कैंडल, लाइटर और कैंडल लेकर जाऊंगी, जहां से बबल्स निकल रहे होंगे, जहां से गैस ब्लोन अप हो रही होगी, अगर मैं वहां पर लाइटर और कैंडल लेकर जाऊंगी तो बेटा वो पॉप अप की साउंड के साथ बर्न करेंगे, ब्रस्ट होंगे, पप 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 लाइक दिस। तो हम कहेंगे द गिवन गैस और द प्रोड्यूस्ड गैस इज हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेरी इजियर मेथड टू डिटेक्ट दी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि कहीं गैस ब्लोन अप हो रही है, उसके बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन के अगर हम उसके मतलब एक्सक्रीटरी पार्क या फिर जो हमारी जो एक्सट्रैक्शन ट्यूब है उसके पास हम अगर कैंडल या फिर लाइटर लेकर जाते हैं तो वहां से पॉपअप की साउंड के साथ बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, पॉप की साउंड से। तो हम कहेंगे वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, राइट। तो देखिए, जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगर ये डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स के साथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगे? रिएक्ट ही नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होगी। तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्शन। चलिए बेटा देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है जब मेटल की रिएक्टिविटी को हम एसिड्स के साथ देखते हैं कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो तो रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं,
बट व्हाट अबाउट द नोबल मेटल्स? नोबल मेटल का मतलब जो किसी से रिएक्ट करते ही नहीं, उनकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ क्या रहेगी? तो इसमें आपको एक सबसे जरूरी नाम याद रखना होगा, एक्वा रीजिया। ठीक है, इसको आप रॉयल वाटर या चमत्कारी पानी भी कह सकते हो। चमत्कारी यानी शाही पानी, चमत्कारी पानी। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअल में? इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, इस टॉपिक के बारे में समझाऊं, एक बहुत ज़रूरी बात मैं बोलना चाहूँगी। जैसे कई बार आप लोगों ने अपने घर में, गली में, मोहल्ले में या किसी सिटी में सुना भी होगा कि आपकी मदर से सुना होगा, आपके जो फैमिलीज़ में फीमेल्स हैं उनसे सुना होगा कि आज तो गली में ना एक ऐसा मतलब आदमी आया था जो सोने के गहने ना बिल्कुल चमका के दे रहा था। आपकी मदर भी बड़ी मतलब एक्साइटेड थी कि हाय मेरे तो ना सोने के गहने पे जो ना मेरे तो हार के ऊपर ना ब्लैक ब्लैक लेयर जम गई है, उसको मैं साफ करवाना चाहती हूँ, पर सुनार के पास जाऊंगी ना तो क्या पता धोखा कर जाए, काट ले उसमें से कुछ, निकाल ले कुछ उसमें से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, कोई आ रहा है, हम एक पानी में हमारे गहने को डुबो रहा है और वो चमकता हुआ हमें वापस दे रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है और ऐसा सुनने में भी आया है। हम ऐसे चोरों को देखते भी हैं घरों के, और वो आते हैं करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसा क्या होता है कि वो जो आदमी होते हैं उनके पास ना ये रॉयल वाटर होता है, और जो गोल्ड है, जो ऑर्नामेंट्स में जो गोल्ड प्लैटिनम होते हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं। तो उनको साफ करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा मिक्सचर चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर HCl और HNO3 दोनों होते हैं। तो जो आदमी जो घूमते हैं ये सब साफ करते हुए कि भाई मैं आपके सोने के गहने चमका कर दूंगा, ये दूंगा, तो वो बड़े समझदार होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्वा रीजिया को अपने पास रखते हैं। जैसे ही वो कोई गोल्ड ऑर्नामेंट उसमें डालते हैं तो थोड़ी देर बाद जब उसको बाहर निकालते हैं इट विल बी वेरी शाइनी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उसमें से कुछ हिस्सा गोल्ड का या प्लेटिनम का पिघल कर उस सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, ये बाद में रियलाइज होता है, बाद में वो मम्मियाँ तोल के भी देखती हैं, ओहो हो ये तो इतना हल्का हो गया, मेरा हार तो इतना भारी था, ये तो बहुत हल्का हल्का लग रहा है, आज इस सुनार के पास जाऊंगी, देखूंगी कितना है, क्या कितना कम हो गया, वो तो लूट ले गया मुझे, वो तो मेरा सोना काट ले गया, ये ले गया। बाद में बातें समझ में आती हैं एक्चुअल में वो सॉल्यूशन क्या था, वो पानी क्या था जिसमें उन्होंने वो गहना डाला, जिसमें उन्होंने वो हार डाला, वो चूड़ियाँ डाली, वो इयररिंग्स डाले, वो नोज पिन डाली कि भाई वो चमकती हुई हमें मिल रही हैं। उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर। बेटा ये एक नंबर में क्वेश्चन 101% बोर्ड पेपर में आता है। आपसे कंपोजिशन पूछ लेते हैं या आपसे कंपोजिशन में रेशियो बाय वॉल्यूम पूछते हैं। तो ये क्या है? यह एक मिक्सचर है कंसंट्रेटेड HCl एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 वॉल्यूम। 3:2 का मतलब 3 हिस्से में HCl रहेगी और एक हिस्से में कौन रहेगा? नाइट्रिक एसिड। ये इतना कोरोसिव और फ्यूमिंग है कि जैसे ही आपके गोल्ड ऑर्नामेंट को इसमें आप डिप करेंगे अपर लेयर उसकी तुरंत रिमूव हो जाती है। ठीक है, नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम can dissolve very easily in this solution. That's why it is called royal water. Royal का मतलब होता है शाही पानी है। ये आपके सोने के गहने को तुरंत साफ कर देगा, साफ इन सेंस साफ ही कर देगा, राइट? तो इसकी कंपोजिशन क्या कहती है? देखिए HCl HNO3 हमने दोनों का रेशियो लिया 3:1। रेशियो जब हमने लिया तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ एक जो इवोल्यूशन होती है नेसेंट क्लोरीन की। नेसेंट का वर्ड मतलब होता है बेटा जो अभी अभी पैदा हुई है और इतनी रिएक्टिव है कि वो ज्यादा समय तक रुकेगी नहीं, तुरंत किसी के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई स्टेबल कंपाउंड बना लेगी। ये क्लोरीन जो है वो नेसेंट है। जैसे ही इसको गोल्ड मिला इसने उसके साथ रिएक्शन कर ली और इसने गोल्ड क्लोराइड बना दिया। ठीक है, आयूरेट क्लोराइड होता है, AU आयूरेट होता है, आयूरेट क्लोराइड इसने बना लिया और ये रिएक्शन जो है ये आगे फिजिबल हो गई। तो एक्वा रीजिया की प्रोसेस जो क्या करती है वो करती है कि नोबल मेटल को वो डिसॉल्व कर लेती है और एक मेटल सॉल्ट बना लेती है। वो जो पर्सन आते हैं ना सफाई वाले, वो बड़े समझदार हैं, बाद में क्या करेंगे, इन मेटल सॉल्ट से फिर से वो मेटल निकाल लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में रिफाइनिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस होती हैं जिनसे हम दोबारा से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दे वर वेरी इंटेलिजेंट।
हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको मेटलर्जी ज़्यादा अच्छे से आती है, रिफाइनिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से आती है, उनको ये पता है कि अगर आप इस तरीके से इस रेशियो में एसिड्स मिलाएंगे तो वो डिसॉल्व कर लेगा। हमसे ज़्यादा सीख रहे हैं ना, आपसे हमसे ज़्यादा जानते हैं वो, तभी तो वो ऐसा कर पा रहे हैं। दिखने में मूर्ख दिखते हैं, अनपढ़ दिखते हैं, लेकिन उनको एक जो ये नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है, उनको बहुत अच्छे से आती है। तो बेटा जस्ट रिमेम्बराइज दिस कि एक्वा रेजिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको ये रिएक्शंस और आपको ये जो सॉल्ट्स हैं ये अच्छे से याद भी करने हैं। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हमारे मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल दूं, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल जैसी नहीं है, तभी तो रिएक्ट कर पाएगा। अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी तो रिएक्शन कैसे होगी। तो इस वक्त ये एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है और दोनों मिलके हाइड्राइड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनको हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मेटालिक हाइड्राइड बोल सकते हैं, मेटल के साथ हाइड्रोजन, मेटालिक हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई मेटल हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वो हाइड्राइड्स बनाता है, और जब कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वो सॉल्ट बनाता है, जैसे HCl, HF, HBr, CH3, CH3Cl, CH4, ठीक है, H2O, H2S। तो वहां पर हम उनकी अलग जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सोडियम जब हाइड्रोजन से जुड़ा तो उसने बनाया सोडियम हाइड्राइड। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है तो सामने वाला गेन करता है। तो ये आयोनिक कंपाउंड के जरिए ही फॉर्म होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और उसी के कारण ये जो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट में से मेटल को हटा दे। ठीक है, मैं बताती हूँ कि ये क्या है। वैसे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको किया भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। सपोज आपकी क्लास में एक बहुत ही शाई, बहुत ही मतलब शांत, बहुत ही सीधा साधा लड़का है। ठीक है, वो सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी आ गया, स्कूल में थोड़ा जल्दी पहुंच गया, नॉर्मल रूटीन टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गया। वो आकर खुशी खुशी पहले बेंच पे बैठ जाता है, भैया आज तो मैं फर्स्ट हूँ। वैसे वो सिंपल, वैसे बिल्कुल शाई है, किसी से बोलता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना किसी से ज्यादा बहसबाजी करनी, आकर अपना बैग रख के वो फर्स्ट सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्लास में क्राउड हो जाता है, तो एक टीम आती है, एक टोली आती है आपके क्लास के सबसे मतलब जो लड़ाकू बच्चे हैं उनकी। उसमें एक लड़का है जो हट्टा खट्टा भी है और थोड़ा सा तेज तरार भी है, मुक्के घुस्से मारने में थोड़ा सा एक्सपर्ट भी है। वो आता है उसको, ओए उठ यहाँ से, ये मेरी सीट है ना। दे जस्ट ही जस्ट लाइक सेइंग दैट दिस इज ओनली माई सीट, यू कांट सिट हियर। वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके साथ कि ये सिर्फ मेरी सीट है और कोई बैठ ही नहीं सकता इस पे। ठीक है, तो ठीक है भाई, वो बेचारा डरता डरता उठ जाता है वहां से और वो अपना बैग मार देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तो हो गया, अभी कमजोर के ऊपर हमने जो आजमाइश की, हमने उसकी सीट ले ली, ताकतवर था। थोड़ी देर बाद एक न्यू एडमिशन लड़का जो बहुत ही देखने में डिसेंट, बहुत ही पोलाइट वहां पर आता है, पर गुड लुकिंग और थोड़ा सा हेल्थी होता है। वो आता है, टीचर उसे बोलते हैं कि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट सीट पे बैठेंगे। फर्स्ट सीट पे तो वो पहले से दबंग लड़का बैठा है, कैसे देगा, वो शेयर करना जानता ही नहीं। फर्स्ट सीट मतलब मेरे पास कोई नहीं बैठेगा। लेकिन जैसे टीचर ने कहा कि भाई आप यहां बैठोगे, एक बार तो उसने रुक गए, मैं नहीं बैठाऊंगा। लेकिन वो लड़का भी उससे कुछ अच्छा और ऊपर था। उसने कहा आप यहां से उठ रहे हैं या मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करके आऊं ताकि आपको रस्टिगेट किया जा सके। 1-2 बार उसने प्यार से कहा, लेकिन जब उसने थोड़ा सा उसको अच्छा वाला मुक्का दिखाया, गुस्सा दिखाया, तो वो उठ के वहां से चला गया। ये जो सीन था किसी क्लास में जो क्रिएट हो रहा था, ये क्या बोल रहा है, ये सीन क्या बताना चाह रहा है कि कमजोर को हमेशा ताकतवर अपनी जगह से हटा देते हैं। ये सीन यही तो बता रहा है कि जो कमजोर है अगर उससे ताकतवर वहां पर आता है तो वो उसको वहां से हटा देगा, हर हाल में हटा देगा। ठीक है, यहां पर भी तो यही हो रहा है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी जो मोस्ट रिएक्टिव है, वो क्या करता है, सबसे कमजोर या अपने से कमजोर को उस जगह से क्या कर देगा, हटा देगा।
इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस मतलब डिसमिस, हटा दो, प्लेसमेंट मतलब जगह से, अब उसकी जगह से उसको रिमूव कर दो। तो अगर हम इस एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टॉप टू बॉटम आते आते हमारी रिएक्टिविटी घट जाती है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि रिएक्टिविटी कैसे पता चले। रिएक्टिविटी का पता लगाने का तरीका होता है कि जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना जानता हो, जिस मेटल के इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकते हैं, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। यानी जो पॉजिटिव कैटायन जितना जल्दी बनता है, आसानी से बनता है, वो उतना रिएक्टिव होता है, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये टॉप मोस्ट, ये किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं अपने से नीचे या कम वाली रिएक्टिविटी वाले मेटल को। तो जनरल जो रिएक्शन बनती है वो बनती है कि मेटल ए, कोई भी मेटल है, सपोज एनी वन मेटल इज हियर, मेटल सॉल्ट दूसरे किसी मेटल सॉल्ट में से उसके मेटल को हटाकर खुद वहां बैठकर क्या बना लेगा? सॉल्यूशन, और दूसरा मेटल कहां भाग जाएगा? आउट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की रिएक्शन अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से हो रही है तो क्या बनाया? कॉपर सल्फेट प्लस, देखो मेटल और दूसरे मेटल सॉल्ट की जब हम डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल हमें मिलता है, मेटल ए एंड मेटल बी जो है वो बाहर मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बहुत समझकर जवाब देना है कि मैं क्या सही हूं, क्या कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। मैंने रिएक्शन ली, कॉपर मेटल एक ही जगह पर है, जिंक सल्फेट जो है वो मेटल सॉल्ट की जगह पर है। अब मेरे हिसाब से तो इस मेटल को इसे डिस्प्लेस कर लेना चाहिए था और मुझे यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? हम इसका आंसर लेने के लिए अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पर आते हैं। इसका आंसर अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज पर आते हैं तो देखेंगे क्या कि हमारा जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर इसको कैसे हटाएगा? नहीं हटा सकता ना, नहीं हटा सकता तो फिर दूसरा सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं और रिएक्शन नहीं होगी। इसकी एक्चुअल रिएक्शन ये थी, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, राइट। कि जिंक आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये जो थी प्रॉपर्टी, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर। अगली प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग नेचर। चलो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को भी देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ज्यादा कुछ डीपली हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, दे विल जस्ट रिएक्ट वेरी स्लोली बिकॉज दे आर ऑलमोस्टली नॉन रिएक्टिव इन द फॉर्म। तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसके लिए सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहले ये क्या, ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये रिएक्ट कर सकते हैं या इनकी रिएक्टिविटी होती है या ये रिएक्शंस करते हैं? तो इनके ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज ही इनको रिएक्टिव बनाता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये सब क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कब होते हैं? जब वो किसी इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हो। सपोज क्लोरीन है, ठीक है, ये इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इट कन्वर्ट्स इनटू एन आयन, राइट। ऑक्सीजन है, ये इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो इट ऑल्सो गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एन आयन। एन आयन में कन्वर्ट होते ही इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड दे बिकम स्टेबल। ऐसे ही ये सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके स्टेबल होता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करके स्टेबल होती है। यानी ये सब जो एलिमेंट यहाँ लिखे गए हैं ये सब 1, 2, 3 और रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके ही स्टेबल होते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करते हैं। तो हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज के बिहाफ पर ही हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट है। These are non-metals, so
दे बेसिकली फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हमारे मेटल्स ने बनाए थे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनके ऑक्साइड बनाने के सिर्फ दो ही मेन जो है वो नेचर हैं, एक है एसिडिक और एक है न्यूट्रल। बेसिक ऑक्साइड सारे मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल जो है वो नॉन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं जो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे इनकी जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे और पर्टिकुलर रिएक्शंस जो होंगी वो इनकी न्यूट्रल ऑक्साइड्स की होंगी। सपोज कार्बन को लिया मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन में, कार्बन को लिया गया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि आप इसको बोल सकते हो आप एक्सेसिव अमाउंट, आप इसको बोल सकते हो कंप्लीट कंबशन, पूरे तरीके से जलाया गया, तो जो CO2 गैस जो निकली उसका नेचर होगा एसिडिक। कंफर्म कैसे हुआ? आप इस CO2 गैस को वाटर में से पास करवाइए, कार्बोनिक एसिड नाम की जो है एक वहां से जो एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, तो उसका नेचर जो है वो एसिडिक है। दूसरा, अगर आप लिटमस पेपर उसमें डिप करके देखते हैं, एक लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर अगर हम डिप करके देखते हैं तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, तो हम कहेंगे किस नेचर के हैं ये? एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर के हैं। ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है, वो भी एसिडिक नेचर का है। अगर अब इस कार्बन की बारी आती है, कार्बन ऑक्सीजन से अगर लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट करता है, मतलब हमने उसके अमाउंट को बांध दिया कि इतना ही अमाउंट जो है वो बर्न होगा, अगर लिमिटेड अमाउंट में काम करता है तो जो क्या बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर होता है न्यूट्रल, यानी अगर हम लिटमस पेपर, दोनों ही लिटमस पेपर रेड और ब्लू डिप करके देखेंगे, ना तो ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा और ना ही रेड ब्लू में, तो हम कहेंगे इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। बेटा एसिड, बेसिस और सॉल्ट में हमने ये बातें पढ़ी हैं कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक बेसिक नेचर को जानना है तो हमारे पास या तो pH स्केल हो या pH पेपर हो या फिर हमारे पास लिटमस पेपर्स हो, रेड लिटमस पेपर हो, ब्लू लिटमस पेपर हो, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट पेपर्स। अच्छा, ये जो SO2 है ये आगे चल के हमारे लिए H2SO4 गैस जो एसिड है उसका भी निर्माण करती है, तो हम इनसे ये प्रूव भी कर सकते हैं कि जो बेसिक है इनके वो एसिडिक है, इसलिए दे फॉर्म एसिड्स, राइट? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ द हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस का जो ऑक्साइड है वो है वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में कब मिलता है? जब हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क के साइलेंट स्पार्क से गुजारते हैं। ये एक अलग प्रोसेस भी आपको मिलेगी, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ लगाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों जुड़ जाती हैं और दोनों जुड़कर जो बनाती हैं उसको बोलते हैं वाटर। और ये जो है ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन विद। चलिए बेटा नॉन मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। एक्चुअल में जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वाटर की कंपोजिशन और नॉन मेटल्स का नेचर जो है वो सिमिलर होता है, तो वो जनरली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन एक्सेप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, एक में ऑक्सीजन रिलीज करता है, दूसरे में ओजोन बनाता है। तो ये जो है ये हाईली रिएक्टिव रिएक्शंस हैं जो कि हमारी जर्नल ट्रेंड से एक्सेप्शनली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि डाइल्यूट एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज होने चाहिए, जबकि ये H पॉजिटिव आयंस के लिए कैपेबल नहीं है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती, दे आर ऑल्सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे, इसलिए इनकी रिएक्शन एसिड्स के साथ नहीं होती। रिएक्शन विद क्लोरीन, जनरली जब मेटल के साथ हमने क्लोरीन की रिएक्शन पढ़ी तो वो मेटल क्लोराइड बनाता है। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की फॉर्म में काम करता है। यहाँ पर आयन की फॉर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी डेफिशिएंट है, इनको भी गेन करना है, तो क्लोरीन भी एक डेफिशिएंट है, उसको भी गेन करना है। तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए ही कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकती है। वैसे बनते बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन वो कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं। लाइक हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस जो है वो क्या बनाते हैं? HCl। फॉस्फोरस और क्लोरीन क्या बनाते हैं? PCl3, फॉस्फोरस क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो जो हमारी क्लोरीन है वो नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
जनरली ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अदरवाइज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन चाहता है, गेन करना चाहता है, तो दोनों का नेचर सेम होता है। So they just bond formed by mutual sharing. That's why these hydrides are named as covalent hydride, right? One of the most important hydride by the nitrogen and hydrogen is that ammonia. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं प्रोसेस को। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर के कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स में जा सकती है, राइट। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एडवोकेट अमाउंट को आयरन कैटलिस्ट, आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर रेंज पे हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है। ये अमोनिया गैस आगे चल के हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स वगैरह में हमारी हेल्प करती है एज अ रॉ मटेरियल। ये वहां पर रॉ मटेरियल होता है और हम इसकी प्रोडक्शन जो कमर्शियल बेसिस पे भी करते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको याद रखिएगा, राइट। रिएक्शन विद सॉल्ट, देखिए जैसे मेटल्स ने सॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की थी, ऐसे ही नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और रिएक्शन में मेटल सॉल्ट नॉन मेटल सॉल्ट की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, you have to remember that in metals we have discussing reducing behavior. At that time the chlorine is used to gain of electron. The same thing is present here, acceptance of electron, क्योंकि नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, एक्सेप्ट करना, और इसी कारण से इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। यानी जो रिडक्शन रिएक्शन करवाने में, परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फ्लोरीन लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटा ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वी हैव अर्लियर डिस्कसिंग इन प्रीवियस वीडियोस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ यू हैव टू compare the metals and non-metals in all respect, in physical properties, in chemical properties, yourself. It's your work, it's your homework that you have to compare. पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कीजिए मेटल नॉन मेटल की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कीजिए। ये आपके लिए काम है और आप, मुझे पूरा यकीन है आप इसको बहुत अच्छे से पूरा भी करेंगे, राइट।